हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जिसके अंदर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ बिहेवियर, व्हाट आर द लॉजिक बिहाइंड द बिहेवियर, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ बिहेवियर, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ द बिहेवियर प्रोसेस। SR मॉडल है, SOR मॉडल है, SOBC मॉडल है। अगर ये मॉडल जो है इनके जो रिटन नोट्स हैं वो आपको मेरे ब्लॉग के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी बिहेवियर इज़ व्हाट ए पर्सन डज। अब देखो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हमें पता है कि उनकी टीचर जब वो होमवर्क करके लेके जाते हैं तो टीचर हमेशा मोटिवेट करते हैं कि आपने अच्छा नीट होमवर्क करना है तो आपको स्टार मिलेगा। तो बच्चों को होता है कि हमें स्टार मिल गया या टीचर ने टॉफ़ी दे दी, तो वो उस के अंदर क्या होता है कि अपना होमवर्क जो है नीटली करते हैं। तो ये उनका बिहेवियर है। बिहेवियर इज़ व्हाट ए पर्सन डज, कि जो वो व्यक्ति एक्ट और रिएक्ट करता है वो उसका बिहेवियर होता है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम मेयर कर सकते हैं। देखो, ये जो बिहेवियर दिखता है ओवर्ट बिहेवियर कहलाता है, क्योंकि ये विजिबल है। अब जैसे बॉस ने आपको डांट दिया तो आप गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए ऑफिस से निकल गए, तो आपने अपना एक्शन शो कर दिया कि आपको बुरा लगा। बट कवर्ड बिहेवियर क्या होता है कि बॉस ने आपको डांटा बट फिर भी आपने स्माइल दी और बिना कुछ चुपचाप जो है आप बिना कोई एक्शन और रिएक्शन देके चले गए। तो जिस बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेयर कर सकते हैं, वो ओपन बिहेवियर होता है, जो विजिबल होता है, जो सबको दिखाई देता है। देखो, जो बेसिकली जो बिहेवियर होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है। अब कई बार घर के जैसे ऑफिस के अंदर हम डिसीज़न भी लेते हैं, कई बार कोई भारी भरकम चीज़ भी उठाते हैं। इस तरह से क्या है कि देखो, जो बिहेवियर है उसके अंदर बहुत वेरिएशन होता है। कभी हम मेंटल वर्क कर रहे हैं और कभी हम फिज़िकल वर्क कर रहे हैं। तो एक्टिविटी जो है जिसके अंदर जो भी हमारा बिहेवियर होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा विभिन्नता होती है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मेंटल प्रोसेस वेयर वी आर evaluating the alternative and taking the decision, or it may be in the form of physical process like we are handling machine. बिहेवियर जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके बॉस ने आपको बहुत बुरी तरह से डांटा बट आपने कोई एक्शन और रिएक्शन नहीं दिया, आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आया, चाहे अंदर से आपको तकलीफ़ हुई, आप बिना कुछ कहे, बिना कोई एक्ट और रिएक्ट किए गए स्माइल के साथ ऑफिस से बाहर निकल गए। तो ये जो बिहेवियर है जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मेयर नहीं कर सकते, ये हिडन बिहेवियर होता है जिसको लोगों को दिखाई नहीं देता। जैसे हमारी फीलिंग, हमारा एटीट्यूड और उसी तरह हमारा चीज़ों के प्रति नज़रिया। कवर्ड बिहेवियर इज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द टोटल बिहेवियर। देखो, जब हमने किसी व्यक्ति का बिहेवियर अंडरस्टैंड करना है तो वहाँ पे हमें जो विजिबल बिहेवियर है, जो उसके अंदर की फीलिंग है, उसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो टोटल बिहेवियर के अंदर हमें ओपन बिहेवियर और जो हिडन बिहेवियर है, जो उसकी हिडन फीलिंग है, उसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बिहेवियर जो है डैट इज़ कॉज्ड और ऑटोनॉमस, कि बिहेवियर जो है काफ़ी सारे फैक्टर्स का नतीजा है या इमीडिएट जो है एक्शन और रिएक्शन है। मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स हैं उनके लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके जो बॉसेस हैं, सबका बिहेवियर जो है अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे अजम्पशन है कि जो बिहेवियर है सिस्टमैटिक मैनर में होता है, आर्बिट्रेरी नहीं होता, रैंडमली नहीं होता। तो यहाँ पे अजम्पशन ये है कि बिहेवियर जो है डैट इज़ कॉज, डैट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ सो मैनी फैक्टर्स। तो उसको हम अंडरस्टैंड करके जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं कि बिहेवियर किन रीज़न की वजह से होता है, तो अगर वो कारण हमें समझ में आ जाते हैं तो हम मोटिवेशन दे सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर कैन बी अंडरस्टूड इजली इफ़ द कॉजेज बिहाइंड द बिहेवियर। देखो, जो रीज़न है उसके पीछे,
अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल के अंदर जो है टीचर कई बार स्टूडेंट के अगर 10 में से 10 मार्क्स आ जाते हैं तो वहाँ पे उसको जो है प्रेज़ मिलती है, चॉकलेट मिलती है। तो यहाँ पे बच्चा जो है मोटिवेट हो जाता है कि सबके सामने तालियां बजेंगी, क्लैपिंग होएगी और टीचर जो है मुझे चॉकलेट देगी। तो बच्चा जो है अपनी अच्छी तरह से लेसन प्रिपेयर करके जाता है। तो ह्यूमन बिहेवियर कैन बी अंडरस्टूड इजीली इफ़ द कॉजेज बिहाइंड द बिहेवियर आर एनालाइज्ड, कि ये जो बिहेवियर है उसके पीछे क्या रीज़न है, कि इस बंदे ने इस तरह से एक्ट और रिएक्ट किया है तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है। अगर हम उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो उसके बेसिस पे हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करके मैनिपुलेट करके उससे काम ले सकते हैं। वंस बिहेवियर इज कॉज्ड बाय सेवरल फैक्टर्स, वो उसके अंदर भी होते हैं और इन्वायरमेंट के अंदर भी जो फैक्टर्स होते हैं वो भी उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। देखो, वो दूसरों के बिहेवियर से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है और वो दूसरे के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। और उसी तरह जो इंडिविजुअल है वो जिस इन्वायरमेंट के अंदर पला, जिसके अंदर उसकी ब्रिंगिंग है, जिसके साथ उसकी उठनी बैठनी है, डैट इज़ ऑल्सो इफेक्टेड बाय जिस ग्रुप को वो बिलोंग करता है, जिस फैमिली कल्चर से आया है, जिस फैमिली से आया है, जिस सोसाइटी से आया है, वो सारी चीज़ें जो है उसको इफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए क्या होता है कि जो मैनेजर है उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इसके बिहेवियर के पीछे क्या कॉजेज़ हैं, जिसके बेसिस पे वो उसका बिहेवियर जो है प्रेडिक्ट कर सके, जज कर सके और उसको कंट्रोल कर सके। और उसी तरह क्या है कि दूसरा जो है वो कहता है कि बिहेवियर जो है कॉज नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, ऑटोनॉमस होता है। ये अजम्पशन जो है कल्चरल वैल्यू से आई है। इंडिविजुअल जो है एक ऑटोनॉमस मॉरल एजेंट होता है, उसका बिहेवियर जो है हम इंटरप्रेट कर सकते हैं ये अच्छी चीज़ है या ख़राब चीज़ है, कि इसकी कल्चरल वैल्यू कहाँ से ये आया है। देखो, उसी तरह क्या होता है कि जब लीगल केसेस होते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बंदे ने एक क्राइम कमिट किया है, तो उसी तरह क्या है कि इसका बिहेवियर जो है बैड है, तो यहाँ पे हम उसका बिहेवियर जो होता है इमीडिएट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, देखो दो चीज़ें इसके अंदर आती हैं कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है, यहाँ पे एक जो थॉट है वो तो ये कहती है कि ऑटोनॉमस है, ठीक है, और उसको वो सिंगल फैक्टर के बेसिस पे क्या होता है कि जज करता है। और उसी तरह क्या है कि जो दूसरा है कि यहाँ पे बिहेवियर जो है बहुत सारी चीज़ों से कॉज्ड होता है। बिहेवियर जो होता है रैंडम नहीं होता, जिसके अंदर वो नेचुरलिस्टिक सिस्टम ऑफ कॉज और इफेक्ट के अंदर जो है बिहेवियर होता है। तो वहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़, क्या रीज़न है जिसकी वजह से बिहेवियर कॉज हुआ है। ये वहाँ पे हम ये चीज़ नहीं हाईलाइट करते व्हाट शुड बी, और हम देखते हैं कि ये कॉजेज़ हैं और इसके बेसिस पे इसका फ्यूचर के अंदर भी जो है बिहेवियर इस तरह का होएगा। अब देखो, यहाँ पे जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो इंडिविजुअल बिहेवियर है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही एसेंशियल है। तो यहाँ पे हमें जब ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉज है, जो वेरिएबल्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे हम फिलोसफिकल टर्म के अंदर जो है उसको नहीं स्टडी करना चाहिए। और बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर है, जितना मर्जी हम डीपली स्टडी कर लें, बट यहाँ पे एक्यूरेसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी जो है उसके बारे में हम श्योर नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है इसको हम परफेक्टली जो है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत सारी वेरिएबल से इन्फ्लुएंस्ड होता है। हो सकता है एक सिचुएशन के अंदर हमारा एक्शन और रिएक्शन एक तरह का है, बट उसी तरह की अगर सिमिलर सिचुएशन आती है तो वहाँ पे हम किसी और तरह से रिएक्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ बिहेवियर। देखो, अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि बिहेवियर जो है डैट इज़ कॉज्ड, और ये अजम्पशन सही भी है, क्योंकि बिहेवियर जो है हमारा एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जो है मतलब उसके पीछे कॉजेज़ होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उसका बिहेवियर जो है स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे SR मॉडल, SOR मॉडल एंड SOBC मॉडल जो है, जिसके द्वारा हम प्रोसेस ऑफ बिहेवियर जो है अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले है स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल। तो यहाँ पे बिहेवियर जो है डैट इज़ कॉज्ड बाय सो मेनी रीजंस, उसके पीछे सर्टेन रीज़न होते हैं।
ये रीज़न जो है इंटरनल फीलिंग भी हो सकती है जो कि मोटिवेशन है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है स्टिमुलस जो हमें प्रोवाइड करता है। स्टिमुलस जो होता है एजेंट होता है, जैसे हीट, लाइट, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमारी जो व्यक्ति है उसको वो इन्फ्लुएंस करती है, जिसके बेसिस पे वो एक्ट और रिएक्ट करता है। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है, जो पर्सन है, वो पैसिव होता है, उसका इतना इम्पॉर्टेंट रोल नहीं होता। स्टिमुलस के प्रति हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है। बिहेवियर जो है वो सिचुएशन के द्वारा डिटर्मिन किया जाता है। तो यहाँ पे इंटायर सिचुएशन को हम कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे बेसिकली जो है देखो, यहाँ पे जो हम स्टडी करते हैं सिचुएशन के बेसिस पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है किस तरह के स्टिमुलस देता है और किस तरह से उसका रिस्पॉन्स होता है। जैसे हम कई बार नॉवल रीड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आता है कि कॉफ़ी पी रहा है, तो बड़ी इच्छा होती है कि हम भी कॉफ़ी पी। और इसी तरह जैसे मूवी हम देख रहे हैं तो वहाँ पे पॉपकॉर्न खा रहा है, तो वहाँ पे भी वो स्टिमुलस हमें मिल जाता है कि उसके बेसिस पे वी शुड ऑल्सो ईट अ पॉपकॉर्न। एसआर मॉडल जो है जैसे मैंने इसको बताया कि बिहेवियर जो है सिचुएशन के द्वारा डिटर्मिन होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। जो इंटरनल फीलिंग होती है उसको ये इग्नोर करता है, उसका वो वहाँ पे इम्पैक्ट स्टडी नहीं करता। इन्वायरमेंटल फोर्सेस जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करती हैं, तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है। तो यहाँ पे जब हम एसआर मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होता है वो पैसिव होता है। उस स्टिमुलस से क्या रिस्पॉन्स आता है, उनका आपस में सीधा संबंध होता है। लिमिटेशन यही है कि देखो यहाँ पे हम जो ऑर्गेनिज्म है, जो पर्सन है, उसको पैसिव मानते हैं, उसको इमोबाइल मानते हैं, बट वहाँ पे जो व्यक्ति है उसका भी तो इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि उसकी इनर फीलिंग से भी तो बिहेवियर उसका इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट पिक्चर जो है नहीं देता, ये सिर्फ यही बताता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से जो स्टिमुलस मिलते हैं और वहाँ पे उसका ये एक्शन और रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है स्टिमुलस रिस्पॉन्स। यहाँ पे स्टिमुलस जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल। तो यहाँ पे हम जो है बेसिकली यहाँ पे ये जो है बेसिकली यहाँ पे हम इसके अंदर जो है ऑर्गेनिज्म जो है इसके अंदर डाला गया है कि यहाँ पे बेसिकली ये जो एसआर मॉडल है, ये स्टिमुलस जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से प्रोसेस करता है, उसके बाद उसका किस तरह से बिहेवियर होता है। तो यहाँ पे ओ जो है वो पैसिव नहीं है, इमोबाइल नहीं है। ओ जो है वो मीडिएटिंग है, मेंटेनेंस है, और एस और के आर के बीच में जो फंक्शन है उसको वो एडजस्ट करता है। और उसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि ओ जो है डैट इज़ क्वाइट एक्टिव। तो यहाँ पे उसका जो मीडिएटिंग फंक्शन होता है वो सारी चीज़ों को स्कैन करता है, अपने एक्शन को भी मॉनिटर करता है। मेंटेनेंस फंक्शन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे वो जो ओ के ऑर्गन्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे जो मेंटेनेंस ऑर्गन के अंदर है कि सेंस ऑर्गन जो है रिसीव करते हैं, नर्वस सिस्टम जो है किस तरह से सिग्नल लेता है और किस तरह से इफेक्टर मसल और ग्लैंड को किस तरह से वो इन्फ्लुएंस करता है। और उसी तरह देखो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट फंक्शन होता है वो व्यक्ति की जो एक्टिविटीज़ है उसको मेयर करता है, और जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं कि उसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। ये जो मॉडल है सिंपलेस्ट है, लेकिन ये भी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को स्टडी नहीं कर पाता। नेक्स्ट जो है स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पे ये जो हम SOBC मॉडल स्टडी करते हैं, यहाँ पे हम ह्यूमन बिहेवियर को ज़्यादा क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी को स्टडी करते हैं। ये बेसिकली SOR की क्या है, एक्सटेंशन है। S यहाँ पे है सिचुएशन है जो कि स्टिमुलस से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, और इसके अंदर इन्वायरमेंट के सारे जो इमीडिएट स्टिमुलस है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट है, उसको भी ये कंसिडर करता है। O जो है ऑर्गेनिज्म है, बट इसके अंदर फिजियोलॉजिकली नहीं, उसके साइकोलॉजिकली
और सोशियो साइकोलॉजिकली भी जो है फिजियोलॉजिकली और जो सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी उसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। बी जो है उसके अंदर जो उसका हिडन एंड ओपन बिहेवियर होता है वो दोनों स्टडी किया जाता है। सी के अंदर क्या होता है कि जो ओवर्ट और कवर्ट का जो उसका बिहेवियर वो शो करता है उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अर्लियर जो मॉडल थे वो जो है बेसिकली ओपन बिहेवियर को स्टडी करते थे, जो उसका हिडन बिहेवियर था उसको स्टडी नहीं करते थे। इसको हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे स्टिमुलस जो है दैट इज़ द इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन द इन्वायरमेंट। जैसे कोई साउंड भी हो सकती है, जैसे कोई किसी के ऊपर चिल्ला रहा हो सकता है, सीन भी हो सकता है जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई इवेंट भी हो सकता है जैसे कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है। ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज़ द पर्सन। बिहेवियर जो है ऑर्गेनिज्म बिहेवियर एंड रिस्पॉन्स इन रिगार्ड टू स्टिमुलस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा है वो वॉयलेंट मूवी देखता है, तो वॉयलेंट मूवी के अंदर जो है देखो यहाँ पे जो स्टिमुलस है कि ही इज़ वॉचिंग ए वॉयलेंट मूवी, और वॉयलेंट मूवी देख के क्या होता है कि वो अपने छोटे जो उसका छोटा भाई होता है उसके 2 थप्पड़ लगा देता है। तो अब उसकी मदर देख लेती है तो वहाँ पे उसको पनिशमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे स्टिमुलस है, ऑर्गेनिज्म है, बिहेवियर है। जो वो मूवी देख रहा था उसने उस पर्सन को इन्फ्लुएंस किया, जिसके बेसिस में वो मूवी वॉयलेंट मूवी देख रहा था, जिसकी वजह से उसका अपने ब्रदर के साथ भी बिहेवियर रूड हो जाता है, वॉयलेंट हो जाता है। और उसका रिजल्ट क्या निकला कि उसकी मदर ने उसका बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए उसको 2 थप्पड़ लगाए या पनिशमेंट दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बिहेवियर हम चाहते हैं कि ना हो तो उसको पनिशमेंट के द्वारा स्टॉप किया जाता है, या जो बिहेवियर हम चाहते हैं कि ये बार बार रिपीट हो तो उसको रीइंफोर्स किया जाता है। तो जो SOBC बिहेवियर है दैट टेक्स प्लेस, इस मॉडल के अंदर जो बिहेवियर अकर करता है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन, ऑर्गेनिज्म, बिहेवियर और उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके क्या रिजल्ट निकलते हैं, कि जो स्टिमुलस है जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं जिसके बेसिस पे बिहेवियर होता है और उसके क्या आउटकम जो है वो निकलते हैं। तो यहाँ पे SOBC मॉडल के अंदर सिचुएशन एंड पर्सन, जो स्टिमुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म जो आपस में देखो ये किस तरह से इंटरेक्ट करती है। जैसे वो छोटा बच्चा उसने मूवी देखी तो मूवी ने उसके ऊपर जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस किया, तो वो सिचुएशन ने किस तरह से व्यक्ति को इन्फ्लुएंस किया। बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस, अब वो बच्चा जो है वॉयलेंट मूवी देख के उसका बिहेवियर भी वॉयलेंट हो जाता है और वो अपने छोटे भाई को वो स्लैप कर देता है। तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ कि मदर्स ने उसको डांटा या उसको पनिश किया। तो यहाँ पे ये जो मॉडल है ये एक्सटेंडेड मॉडल है, जिसके अंदर क्या है कि ये इन्वायरमेंट, पर्सन और कॉग्निशन, ये सारी चीज़ों को स्टडी करता है कि किस तरह से बिहेवियर जो है वो डिटरमिन होता है। जब भी हम SOBC मॉडल की बात करते हैं तो S जो है यहाँ पे सिचुएशन है जो कि स्टिमुलस है, जिसके अंदर ये ओवर्ट एंड कवर्ट, और उसी तरह क्या है कि स्टिमुलाई जो होते हैं उनको उसी तरह ये फिजियोलॉजिकल, बीइंग एंड कॉग्निटिव मीडिएटर्स, और उसी तरह बिहेवियर ओवर्ट एंड कवर्ट, और C जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस ओवर्ट एंड कवर्ट, और उसी तरह फीडबैक कि वो बिहेवियर रीइंफोर्स करना है या बिहेवियर को हमने स्टॉप करना है। तो ये जो मॉडल बिहेवियर है दैट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द सिचुएशन, ऑर्गेनिज्म, बिहेवियर पैटर्न और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो ये जो मॉडल है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को स्टडी करता है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी जो है 2 रीज़न है। एक तो क्या होता है कि जैसे S है वो O को भी इन्फ्लुएंस करता है और O S को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंट वेरिएबल्स विद इन ईच एलिमेंट ऑफ द मॉडल एंड डिफरेंट एलिमेंट जो है आपस में भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और वो दूसरों से भी प्रभावित होते हैं। जैसे S जो है O को भी प्रभावित करता है, O जो है S को भी प्रभावित करता है, O जो है उसको B भी इन्फ्लुएंस करता है और वो B को भी इन्फ्लुएंस करता है, B जो है वो C को भी इन्फ्लुएंस करता है, C से भी इन्फ्लुएंस होता है, और इन रिटर्न वो O को भी इन्फ्लुएंस करता है, इन रिटर्न O S को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो इस तरह से जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं
और जब हम ओ की बात करते हैं तो ओ जो है व्यक्ति जो है उसका फिजियोलॉजिकली नहीं, उसकी इंटेलिजेंस से फिजिकल एबिलिटी, एज, जेंडर, रेस तो हम देखते ही देखते हैं, साथ में उसकी पर्सनालिटी क्या है, परसेप्शन क्या है, उसकी लर्निंग क्या है, उसका वैल्यू सिस्टम क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है, वो सारी चीज़ें भी हम उसको स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का भी उसके ऊपर बिहेवियर प्रोसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो किस तरह से वो सिचुएशन को इंटरेक्ट करता है, किस तरह की उसकी नेचर है, किस तरह से वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है, और जिसके बेसिस पे वो बिहेवियर जो है उसका जो है शो होता है। ये हमें जो SOBC मॉडल है, देखो ये हमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का बेयर बॉन्ड स्केच का अर्थ होता है कि ये एक स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करता है कि इस तरह से क्या है कि जो सिचुएशन है, जो ऑर्गेनिज्म है, जो बिहेवियर है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो इनकी आपस के अंदर जो इंट्रैक्शन है, जैसे जिस तरह से इन्फ्लुएंस होती हैं, तो इस तरह का बिहेवियर जो है कॉज करता है। ये एक हमें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हम जिन पैरामीटर्स के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, देखो जो इसकी एप्लीकेशन है वो डिपेंड करती है कि जो लीडरशिप है वो किस तरह से क्या है कि अवर्ड एंड कवर्ड जो है जो फीलिंग्स हैं या उसकी अवेयरनेस किस तरह से लेके आता है, और किस तरह से क्या है कि लीडर जो है अपने सबॉर्डिनेट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह से वो इन्फ्लुएंस करता है कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, परफॉर्मेंस बेटर हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉलोअर जो होते हैं वो भी इस प्रोसेस के अंदर लीडर के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। तो वहाँ पे वो अपना बिहेवियर भी स्टडी करते हैं, दूसरे का बिहेवियर भी स्टडी करते हैं, जो इन्वायरमेंट के अंदर वेरिएबल्स होते हैं वो किस तरह से उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरह से वो सिचुएशन को इंटरप्रेट करके जो है उनका बिहेवियर होता है। लीडर जो है देखो यहाँ पे जो मैक्रो और माइक्रो वेरिएबल्स हैं जो उसके फॉलोअर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो उसके अपने बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो लीडर जो है सबॉर्डिनेट के साथ भी काम करता है ताकि उनके बिहेवियर के पीछे क्या रीज़न है, क्या बिहेवियर जो है क्यों होता है। तो लीडर और सबॉर्डिनेट जो है ज्वाइंटली जो है एक दूसरे के साथ जो है डिस्कवर करते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो बिहेवियर जो है इस तरह का होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर हो, किस तरह से जो बिहेवियर जो है पॉजिटिव रिजल्ट जनरेट करता है वो री इन्फोर्स हो।